देखो जरा। तो ये चार एग्जांपल्स लिए अपन ने, है ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके बेसिस पे। उसमें भी लास्ट क्लास में अपन ने देख लिया था कि अगर वृत्तीय पथ में घूम रहा है आवेश तो आर बराबर एम वी बाई क्यू बी होता है। फिर एम वी को ही अपन ने पी बोल दिया था, पी को अंडर रूट टू एम के बोला था, उसी को अंडर रूट टू एम क्यू वी बोला था। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर बेस्ड है ना, जो जस्ट अभी आया है वो सुन लेना। हमें बोला गया है कि इस सवाल के अंदर हमारे पास एक तो अल्फा कण है और एक हमारे पास प्रोटॉन है, और उनको नियत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है। इस प्रकार की v जो है वो b के क्या है, लंबवत। यदि ऐसा है तो r अल्फा बटा आर पी अपने को बताना था। अपन देखते हैं एक एक करके। इसमें ये कह रहा है पहले संवेग समान है, यानी दोनों कण का संवेग क्या रहेगा, समान। अगर संवेग समान है तो जब मुझे पूछा गया कि भाई r अल्फा बटा आर पी बताओ, तो मैं r अल्फा की जगह क्या p बाई क्यू बी वाला फॉर्मूला लगाऊं, p अल्फा बटा क्यू अल्फा इंटू बी इंटू क्यू पी इंटू बी अपॉन पी ऑफ पी। अब यहां से अपने को पता है कि इफेक्टिवली ये और ये कैंसिल हो जाएगा, संवेग समान, बी और बी कैंसिल हो जाएगा। जहां तक आवेश की बात करते हैं, प्रोटॉन का आवेश यदि क्यू है तो अल्फा का आवेश क्या हो जाएगा, टू क्यू। ये कुछ बेसिक्स है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं अगर तुम्हें रिक्वायर्ड हो तो। एम प्रोटॉन यदि एम हुआ तो एम अल्फा हो जाएगा 4m, और एम डी, डी मतलब ड्यूट्रॉन, ठीक है, तो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, एम, 2m सॉरी। और क्यू पी, यानी अगर क्यू है तो क्यू अल्फा कितना आएगा, 2q, और ड्यूट्रॉन का क्यू कितना आएगा, क्यू। यही आएगा ना। तो ये चीजें याद रखना, ये इन क्वेश्चंस में काम आएंगी। यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे थे कि भाई यहाँ से अब ये क्यू बाई टू क्यू कितना निकल जाएगा, 1/2। अब की बार कह रहा है समान विभंतर विभांतर। विभांतर यदि समान है तो अपने को फॉर्मूला विभांतर की टर्म में लिखना पड़ेगा। विभांतर का फॉर्मूला में अपन आर बराबर अंडर रूट टू एम किसका, अल्फा, रूट टू एम क्यू वी, क्यू अल्फा वी डिवाइडेड बाय एम वी बाई क्यू बी, क्यू अल्फा इंटू बी। यहां बनना चाहिए क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू बी डिवाइडेड बाय रूट के अंदर टू एम किसका, प्रोटॉन का, क्यू किसका, प्रोटॉन, और वी किसका, वी। ये बात समझ में आती है। हमने कुछ किया नहीं, कल जो फॉर्मूला लिखा था ना विभांतर का, वही फॉर्मूला आर अल्फा के लिए लिख दिया, वही नीचे आर पी के लिए लिख दिया। अब यहां से अगर अपन देखते हैं तो फिर से अपन बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एक वी से वी कैंसिल है, टू से टू कैंसिल है। बाकियों की वैल्यू मैं लिख देता हूं एक एक करके। यहां से अगर देखेंगे, एम अल्फा का मतलब 4m और क्यू अल्फा का मतलब 2q, तो अपन वही लिख दे रहे हैं, रूट के अंदर 4m 2q डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा की जगह 2q, यहाँ पे क्यू प्रोटॉन की जगह q, रूट के अंदर m प्रोटॉन की जगह m और q प्रोटॉन की जगह q। कोई दिक्कत। अब यहां से ये तो दिख ही रहा है कि इस q से ये q कट जाएगा, रूट एम क्यू से रूट एम क्यू कट जाएगा, केवल रूट 8 बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 2। वैसे भी ये 4 और 2, 4 का रूट भी क्या आता है, 2, कट जाएगा, तो सिंपली कितना बचेगा, √2/1। कोई डाउट है इसके अंदर। और क्वेश्चन बनाना चाहता तो कहता कि समान गतिज ऊर्जा से इंटर करते हैं, हो सकता है बोलता है समान चाल से करते हैं। समान चाल बोलता है तो आर बराबर एम वी बाई क्यू बी लगाते। समान गतिज ऊर्जा बोलता तो आर बराबर अंडर रूट टू एम के बाई क्यू बी। तो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला दोनों का लिख के फिर अपने अनुपात ले लिया। ये वाली स्टोरी अपने को पता होनी चाहिए, समझ गए, तभी अपन वैल्यू रख पाएंगे। कोई डाउट अभी तक, श्योर, ठीक है। एक बार के लिए कॉपी करो जरा, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फटाफट सोल्यूशन कॉपी करो।
इसे कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा इजी है, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये बोला गया है कि एक तो गिवन कंडीशन है, v जो है वो b के लंबवत है और समान संवेग से पन्ने कण को छोड़ा गया है। कितने कण को छोड़ा गया है? 4 कणों को किसी एक चुंबकीय क्षेत्र b में, सबको समान संवेग से इस दिशा में छोड़ा गया। इतनी बात समझ में आती है? अब अपन को देखने को मिल रहा है कि कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई सीधे जा रहा है, कोई नीचे घूम रहा है। तो ये जो कण है ये कौन से पथ को मतलब डिफाइन करेंगे, या कौन सा पथ इसका किस कण का होगा वो अपने को बताना है। हमने कहा ठीक है, अगर हम सबसे पहले दिशा की बात करें, डायरेक्शन, तो अगर v आगे की तरफ था, u छोड़ा गया, तो v क्रॉस b करेंगे तो ऊपर बल लगेगा। ऊपर बल किस पे लगेगा? प्लस पर, करेक्ट। इसका मतलब ऊपर अगर प्लस पर बल लग रहा है तो नीचे किस पे लग रहा होगा? माइनस। और ये तो बिना विचलन के जा रहे हैं, मतलब इस पे बल लग ही नहीं रहा होगा, तो इसका मतलब इसका आवेश तो क्या रहा होगा? क्या बात समझते हो? यहां से ये तो क्लियर हो गया कि दूसरे नंबर का न्यूट्रॉन होना पड़ेगा, दूसरे नंबर का न्यूट्रॉन, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, तो पहले नंबर वाला क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। अब बच गई ये तो, इन दोनों में दोनों ही प्लस थे, तो इनको और फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हम ये कह सकते थे कि भाई एक काम करते हैं, त्रिज्या देखते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है? mv/q भी बताया था। mv यहाँ पे संवेग है, संवेग समान है, मतलब क्या r 1/q पे निर्भर करेगा। हमें पता है कि q किसका ज्यादा है? अल्फा का, तो इसका मतलब r जो है वो अल्फा का क्या होना चाहिए? कम। मैंने कहा था जिसका r कम होता है वो ज्यादा घूम जाता है। क्या बात समझ में आती है? तो ज्यादा घूमने वाला कौन सा है? चौथा। तो इसका मतलब जो चौथा हुआ वो कौन सा हुआ? अल्फा। कोई दिक्कत इसके अंदर? और तीसरा क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। कोई भी डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है, आज ठीक है, तो एक बार के लिए कॉपी करो जरा ये, ठीक है। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली लिख लेना कि मैच द कॉलम है, कणों को पथ के साथ अपने को मैच कराना है, और चारों कणों को समान संवेग से इस नियत क्षेत्र के अंदर अपन ने एंटर कराया था। इसे कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हमारे पास लेट्स से कह रहा है कि एक कण है E, M, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इसका आवेश E माना जाएगा और द्रव्यमान m, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक है। नियत चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया, तो कण का एक तो विचलन बताना है और क्षेत्र में व्यतीत समय बताना है कि कितना समय इसमें निकालेगा, वो विचलन पे ही बेस्ड है। तो विचलन के लिए सबसे पहले तो देखें कैसे गति करेगा। v क्रॉस b, बल इधर लगा, प्लस होता तो माइनस पे कहाँ लग गया? विपरीत। तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे बल लगेगा 90 डिग्री पे। इस बल के कारण क्या ये ऐसे घूम के आएगा क्या? हमने कहा था जितने पे एंटर करता है उतने पे वापस भी आ जाता है समान चाल से। तो इधर से अगर देखो तो 30 डिग्री पे गया था लंबवत से ऊर्ध्वाधर से, तो 30 पे वापस आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, बल अगर अपन निकालना चाहें, एक मिनट देखो सर, लंबवत दिशा में बल एक तो इसका इधर और इसका इधर, ये समझते हो? v क्रॉस b, इधर आता तो उसका उल्टा, इधर v क्रॉस b, इधर आता तो उसका उल्टा। तो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा कि भाई ये यहां कहीं पे सेंटर बन जा रहा है, सही है? और बेटा कोई दिक्कत? अगर अपन एंगल्स की बात करें, ध्यान से देखना, यदि हम एंगल्स की बात करेंगे तो ये 30 है तो ये कितना आएगा? 60। ये 60 है तो कितना आएगा? 30। ये 30 है तो ये भी कितना आएगा? सिमेट्री से दोनों 30-30 हो गए। ये टोटल एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल जो ये घूमा ये क्या 300 डिग्री हो गया क्या? टोटल 360 होता है। इवन विचलन अगर अपन निकालना भी चाहें तो अपन ने ऐसे ही सीखा था,
वी आई प्रारंभिक, ये वाला क्या आएगा वी अंतिम, और ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो यहां से विचलन बराबर 300 डिग्री, 300 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180 से गुणा कर दो, 5 पाई बाय 3 आ गया। कोई डाउट? और कितना समय व्यतीत करेगा फॉर्मूला लिखवाया था टी इंटू थीटा बाई 2 पाई, थीटा में क्या था विचलन ही तो था। अरे याद है फॉर्मूला? आ गए दोनों? क्लियर? टी का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिख दोगे 2 पाई एम बाई क्यू बी। कोई भी डाउट? ठीक है, तो इसको और डिटेल में लिखना हो, ये पाई पाई तो कट ही जाएगा, ये कितना आ गया अपने पास 5/6, 5t/6 आ गया, और t अपने पास है 2 पाई एम बाई क्यू बी। बेटा कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में और इसमें फर्क है, इसमें क्या है क्षेत्र आगे तक था, आगे तक था तो ये अपनी जगह से घूम के वापस आ गया, करेक्ट। यहां पर क्या हुआ है कि अपन ने क्षेत्र को कन्फाइन कर दिया है कि भाई यहां से केवल यहां तक ही जाएगा, आगे नहीं निकल सकता। अच्छा, घूमने के लिए कम से कम क्या जितनी त्रिज्या होती है उतना तो जाना पड़ेगा। भाई ये ऐसे घूमेगा तो इसको कम से कम यहां तक पहुंचने के लिए त्रिज्या जितनी दूरी तो चाहिए। तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसमें एम वी बाई क्यू बी क्या है त्रिज्या, अरे एम वी बाई क्यू बी त्रिज्या है। अच्छा, एम वी बाई क्यू बी लिख दिया क्या इसको? अच्छा, √3 एम वी बाई क्यू बी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर √3 एम वी बाई क्यू बी है तो ये एक तरीके से √3 आर है, आर से क्या है अधिक, आर से अधिक अगर चौड़ाई है तो क्या ये घूम के आ जाएगा पूरा पूरा? अरे कोई दिक्कत इसमें? तो घूम के आ जाएगा तो कितने एंगल पे गया था 90, वापस भी कितने एंगल पे आएगा 90, तो कुल विचलन कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है 180। और समय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा t/2। इसमें कोई डाउट? श्योर? ठीक है, इसी में मैं एक पार्ट ऐड कर रहा हूं, उसको ध्यान देना आप। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं अगर इसी सवाल में रुको मैं बना लेता हूं फिर से, ध्यान से देखना। मान लो ये का ये सवाल उठा, ध्यान से सुन लेना प्लीज। और हमें बोला जाता है कि हमारे पास वही कोई आवेश है Q, और ये दूरी जो है ये दे दी जाती D बराबर √3 mv बाई 2qb, यानी तब ये क्या बन जाता √3/2 r, जो कि r से क्या होता कम। यदि r से कम होता और ये v चाल से जाता भी तो घूम तो नहीं पाता, तो ये ऐसे कहीं बाहर निकल जाता क्या? जितनी चाल से जाता उतनी ही चाल से क्या करता बाहर निकलता। कोई डाउट इसके अंदर? ये बात समझ में आ रही है क्या हुआ? कोई बात नहीं, घूमने के लिए यहां से यहां तक जाना पड़ेगा कण को, इतना समझते हो? हम कह रहे हैं जब ये कोई कण घूमता है तो उसको यहां से यहां तक जाना पड़ता है, तो उसको कम से कम कितनी चौड़ाई चाहिए क्षेत्र की? त्रिज्या जितनी तो चाहिए ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये त्रिज्या से ही छोटा है, √3 r/2 का मतलब क्या हो गया r से कम, ऊपर 1.73 है नीचे 2 है, तो जब त्रिज्या से ही छोटी चौड़ाई है तो क्या घूम पाएगा? क्या नहीं घूम पाएगा, जाएगा और बीच में ही कहीं पे ये खत्म हो जाएगा क्षेत्र, तो क्या उसके बाद बाहर निकल जाएगा? तो अब की बार अगर अपन देखें तो यहां कहीं केंद्र आएगा इसका। बोले सर ये केंद्र कैसे निकाला? V क्रॉस B, यहां पे बल इधर लगेगा, V क्रॉस B यहां पे बल इधर लगेगा। आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जिधर भी दो बल मिलते हैं वहीं पर क्या बन जाता है केंद्र। कोई डाउट? क्या ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा क्या? ये समझ में आता है कैसे आया? मैं समझा देता हूं कैसे आया, एक बार सुन लेना। ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा,
ये और ये थीटा आ गया, जेड बन रहा है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये वाला थीटा आ जाएगा, यानी अपना विचलन जो है वो वास्तव में थीटा के बराबर ही आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, थीटा। थीटा निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, इस त्रिभुज में साइन थीटा क्या ये बटा ये होगा, लंब बटा कर्ण। ये लंब जो है क्या वो डी के बराबर है, कर्ण क्या त्रिज्या है, त्रिज्या दिखाई दे रही है इस वृत्त की, तो साइन थीटा क्या डी बाई आर हुआ, वैल्यू रखोगे डी की तो क्या ये √3/2 हुआ। यहां से थीटा बराबर कितना आया, 60 डिग्री या π/3। क्या ये 60 डिग्री या π/3 ही अपना विचलन आ गया। और अगर समय की बात करें तो t इंटू विचलन की जगह π/3 डिवाइडेड बाय 2π, यही आएगा। तो ये टोटल देखो पाई से पाई कट के कितना आ जाएगा, p/6। कोई डाउट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जब भी आवेश एंटर करेगा तो आपको पहले तो ये देखना है कि जो चौड़ाई है क्षेत्र की वो r से कम है कि ज्यादा। r से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घूम जाएगा, ऐसे पूरा घूम जाएगा। लेकिन r से यदि कम हुई तो फिर वो क्या करेगा, आधे क्षेत्र में ही बाहर निकल जाएगा, पूरा वृत्त कंप्लीट किए बगैर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अभी तीनों पार्ट समझ में आ गए। ठीक है, तो एक बार के लिए आप ये पूरा कॉपी करो। ठीक है, इसको सी के नाम से लिख लेना। ठीक है, तीनों पार्ट कॉपी कर लो, समझ लो, है ना। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अब देखो, यदि एक कण Q, M को -B0 और E0 के कैप, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना ही है ना। मैं क्वेश्चन एक बार समझाता हूं कि क्या है। आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई एक कण है, कोई एक कण है जिसको हमने क्या किया, Q, M है, यहां लिख देता हूं, देखो ध्यान देना प्लीज। ये Q, M है और इसको V0 चाल दी गई I कैप, यानी कि x एक्सिस की ओर, इस तरफ। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि B जो है वो -B0 के कैप है और E जो है वो +E0 के कैप है। तो B अंदर की तरफ है और E बाहर की तरफ है, यानी E और B दोनों है, और इसके निर्देशांक बताने। ऐसे सवालों का सबसे बेसिक स्टेप कि आप एक फील्ड को एक बार में मानो, यानी कि या तो आप E को देख लो या तो B को देख लो। तो मैं कहता हूं कि पहले अपन B को देख लेते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब अपन ना इस E को देखे ही ना, छोड़ दें इसको, तो B पे ध्यान देते हैं। B के हिसाब से V क्रॉस B, क्या बल ऊपर लगेगा, बल यदि ऊपर लगा तो ये तो श्योर है कि ये ऐसे घूमने लगेगा। कोई डाउट है इसमें। हम कह रहे हैं कुछ समय के बाद, जब हम बात करें लेट से कुछ समय के बाद हमको ये देखने को मिलता है कि इसकी चाल इस तरफ आ जाती है, तो V क्रॉस B बल इस तरफ आएगा। कोई दिक्कत। तो ये जहां पर भी दो बल मिल जाते हैं वहां क्या केंद्र मिल जाता है। अभी देखा भी था अपन ने इस तरह का अप्रोच। कोई भी डाउट यहां तक। इस कोण को यदि मैं थीटा बोलता हूं, पहले सिंपल चीज बात करते हैं फिर इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। इसको थीटा बोल दिया, यदि ये कोण थीटा है, ध्यान से सुनना आप लोग, तो ये और ये बता सकता हूं कि मैं सिंपली कितना कितना आएगा। ये अगर त्रिज्या r होती, r साइन थीटा और r कॉस थीटा, इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये जो पूरी की पूरी त्रिज्या है वो यदि r है तो थीटा की तरफ जाओगे तो ये r कॉस थीटा, और थीटा से दूर जाओगे तो ये r साइन थीटा। कोई डाउट अभी तक, बढ़े आगे। ठीक,
मैं कह रहा हूं कि हमें निर्देशांक चाहिए थे ना, ध्यान से सुनना। तो x निर्देशांक का मतलब तो r sin थीटा आ ही गया, ये x निर्देशांक की तो हुआ कण का कि भाई यहां से कितना दूर है उसी को तो x बोलते हैं, और वो कितना है r sin थीटा, समझते हो। y निर्देशांक की यदि बात करते हैं, क्या r माइनस आर कॉस थीटा बोल दूं तो सही है? बोले कैसे? मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक पूरा कितना है r, उसमें से ये कितना था r cos थीटा। क्या बात समझ में आती है? पक्का। इस e को अभी अपन बाद में देख लेंगे, अभी इसको हटा देते हैं, बी नॉट को भी इधर लिख देते हैं, ये अपने को पता ही है बी नॉट है इसमें। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक से देखोगे तो यहां से लेके यहां तक r है कि नहीं है, यही मैं कह रहा हूं, ये पूरा r है और ये r cos थीटा है, तो ये जो बच गया ये कितना आएगा r माइनस आर cos थीटा, y निर्देशांक भी आ गया। अब बात करते हैं, अच्छा x और y के अलावा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये इसी तल में घूम रहा था, लेकिन ये सारी कहानी तब थी जब आपने विद्युत क्षेत्र को नहीं माना था। विद्युत क्षेत्र वास्तव में तो है, विद्युत क्षेत्र वास्तव में यदि है तो उसका भी तो कोई इफेक्ट या प्रभाव आएगा। उसका इफेक्ट क्या आएगा? अब जब ई को देखोगे ना तो बी को भूल जाओ। ऐसे मान लो कि हमारे पास, मैं यहां अलग से बना के बता देता हूं, अगर हमारे पास कोई एक कण होता और उसको अपन ने बाहर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र दिया होता, तो जिधर विद्युत क्षेत्र बाहर लगता उधर क्या विद्युत बल लगता, बल के कारण त्वरण आता। और अगर मान लो ये विराम से प्रारंभ कर रहा है तो क्या हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं विस्थापन के लिए, समझते हो। यानी y अक्ष में यदि, z अक्ष में यदि मैं देखूं तो क्या z अक्ष में मैं ये कह सकता हूं, लिख के बता रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के कारण हाफ ए, त्वरण क्या बल बटा द्रव्यमान होता है, बल कितना लगेगा क्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय एम इंटू कितना, क्या z निर्देशांक आ गया, समझ में आई बात। तो अपन ने विद्युत क्षेत्र से तो z निकाला, क्योंकि अगर एक कण विराम में होता और केवल विद्युत क्षेत्र बाहर लगता तो उस कण पे बाहर की ओर एक त्वरण लगता क्यू ई बाय एम, जिसकी वजह से वो गति करके कितना विस्थापित हो जाता है, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, वही अपन ने लिख दिया। और बाकी दो का अपन ने बेसिक से लिख दिया। क्या बात समझ में आती है? तीनों निर्देशांक आ गए अपने पास, आगे बढ़ सकता हूं। अभी ये सिंपल लिखे हुए हैं, आपको ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे कॉम्प्लिकेटेड। कैसे मिलेंगे? क्या थीटा बराबर ओमेगा टी पढ़ा है? अरे पढ़ रखा है। ओमेगा को क्या 2 पाई बाई टी बोल सकता हूं, तो 2 पाई और टी की जगह क्या लिख दूंगा 2 पाई एम बाय क्यू बी, साथ में कितना है टी, 2 पाई कट के ये बन गया क्यू बी टी बाय एम, ये हमेशा ध्यान रखा करो। तो यहां जहां जहां थीटा है, देखो हर चीज का वैल्यू रख रहा हूं, आर की जगह लिखूंगा एम वी बाय क्यू बी साइन क्यू बी टी बाय एम, वाई की जगह आर कॉमन लूंगा, लिखूंगा एम वी बाय क्यू बी 1 माइनस कॉस क्यू बी टी बाय एम, ये अपने पास फिक्स जो था वो है ही। क्या बात समझ में आती है? तो जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना तो ऑप्शन में आएगा ये कॉमा ये, तब जाके अपने तीनों निर्देशांक x कॉमा y कॉमा z आएंगे। अंडरस्टूड। इवन यदि मुझे बोल दिया जाए कभी कि आप तो स्थिति सदिश बताओ, ठीक है, तो स्थिति सदिश को क्या मैं x i कैप, ध्यान है, प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जब इसको एक साथ लिखोगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा। तो वो एक्सप्रेशन देख के, ऑप्शन देख के ही अपन घबरा जाते हैं, जबकि वो सवाल है आसान, सिंपल सा अप्रोच है, आर साइन थीटा आर माइनस आर कॉस थीटा और जेड बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। बस आपको ये ध्यान रखना कि आर की जगह आप एम वी बाई क्यू भी लिख सकते हो, थीटा की जगह क्यू बी टी बाई एम लिख सकते हो, तो उसको लिखते ही वो ऑप्शन अपना बड़ा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? तो ये जो वृत्तीय गति वाले क्वेश्चन है उनमें ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक परिनलिका वाला सवाल और कर लेते हैं, तो तुम इसको फटाफट कॉपी करो, फिर एक परिनलिका का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो एक बार। देखो इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपली बस ये कह रहा है कि अपने ने कर्ण ले लिया, एक छोटी सी गलती होती है, बस वही बताना चाह रहा था। ये इतनी चाल से
इतने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा बी उधर दिया है ना, यहाँ से हटाओ, इतने चुंबकीय क्षेत्र में गति करना प्रारंभ करता है। मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो जो कोण दिया हुआ है ना अपने को, ये थीटा, ये दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर से, जबकि अपने को कोण कौन सा चाहिए होता है, क्षैतिज वाला। बस ये इकलौती गलती हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि चाल और बी के बीच में कोण कितना है। एक बार इतना करने के बाद अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि अपन दो घटक ले लें। ये वाला क्या बनेगा, v cos 60, ये वाला क्या बनेगा, v sin 60। ऑफ कोर्स ऐसे केस के अंदर क्या ये ऐसे सर्पनलिकार बन जाएगा। जहां तक चूड़ी अंतराल की बात है, क्योंकि हमसे यही पूछा ही गया है कि भाई चूड़ी अंतराल और त्रिज्या ज्ञात करो, तो चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला था अपने पास v cos थीटा इंटू टी। v की जगह लिख देंगे v cos 60 कितना, 1/2, और t की जगह 2 पाई m बाय क्यू बी। उसी की जगह त्रिज्या की जब बात करते हैं तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv बाय क्यू बी, पर v की जगह कौन सा, v sin 60। तो ये बन जाएगा √3 mv बाय 2 क्यू बी। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, ये और कॉपी कर लो, ठीक है, इतना लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे अब इस चैप्टर का। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट 3 लिखना है अपने को ना। तो ये दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए। पहले पार्ट में अपन ने पढ़ा था धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे पार्ट में अपन ने पढ़ा कि एक आवेश, गतिमान आवेश के ऊपर चुंबकीय बल। अब तीसरा लिखो, लिखो धारावाही पर चुंबकीय बल। पार्ट 3 करके लिखना ताकि सेपरेट रहे उससे। ठीक है, धारावाही पर चुंबकीय बल। शुरू करो बेटा एक बार। सुनना प्लीज ध्यान से। अब देखो, हम धारावाही पे जब चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं ना, पहले तो मैं बस कारण बता रहा हूं कि बल लगता क्यों है और किस फॉर्मूले से लगता है। तो आप ऐसे समझो कि अगर हमारे पास कोई एक धारावाही है, ठीक, खाली समझाने के लिए अपने डायग्राम बना रहे, और उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई धारा यदि ऊपर की ओर जा रही है तो इसका मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ जा रहे होंगे, नीचे। अगर इलेक्ट्रॉन्स गतिमान है तो गतिमान आवेश है एक तरह से, और इस तार को आपने कहाँ रखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी के अंदर, समझे। यानी कि जब भी बल की बात की जाती है तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। आवेश में भी यही करते थे कि आवेश को बाहरी क्षेत्र में गति कराते थे। तो जब इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है तो एक तरीके से आवेश भी तो गतिमान है, तो ये एक तरीके से गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल ही तो हो गया। बस इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे, हर किसी पे बल लगेगा और वो कुल बल जुड़ करके धारावाही पर बल आ जाएगा या तार पर बल आ जाएगा। समझते हो। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो V नीचे, B का है अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B करेंगे तो इधर आएगा बल राइट साइड में, कोई दिक्कत। अगर बल मेरे पास इस तरफ आएगा तो वो तो तब आता जब ये नेगेटिव होता, मतलब पॉजिटिव होता, पर इलेक्ट्रॉन तो कैसा है, नेगेटिव, तो क्या बल इस तरफ आना चाहिए, समझते हो। पॉजिटिव होता तो V क्रॉस B इधर आता, नेगेटिव है तो इस तरफ, तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि इस पे जो बल आएगा वो इस तरफ आएगा। कोई डाउट। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, एक्सप्रेशन FM का, हाँ, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा I L क्रॉस B। क्या बात समझ में आती है। यहां पे किस चीज का क्या मतलब है,
यहां पर अगर मैं बात करता हूं लेट से एफएम, तो चुंबकीय बल हो ही गया। जहां तक अपन बात करते हैं आई, आई का मतलब हो गया इसमें धारा। एल को थोड़ा ध्यान से समझना, एल का मतलब हो गया धारावाही की लंबाई। कोई डाउट है इसके अंदर? अरे ये जो लंबाई होनी चाहिए ना, ये बी के लंबवत होनी चाहिए, तो ये उस लंबाई की बात हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई ऊपर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, ठीक। और उसके अलावा जो एल है, एल की दिशा हमेशा क्या मानी जाती है? धारा की दिशा। एल लंबाई धारा की दिशा में, तो ये जो एल है इसको अपन धारा की दिशा में मानेंगे, तो एल ये रहा, बी कहां पर अपने पास? अंदर की तरफ। तो ये एल जो लंबाई है और बी एक दूसरे से क्या होने चाहिए? लंबवत। समझे बात को? कोई दिक्कत? इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बी अपने को पता है चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर जो एफएम की दिशा भी आनी चाहिए। एफएम दिशा की अगर बात करें तो क्या सीधे सीधे एल क्रॉस बी की दिशा में आ जाएगा क्या? क्योंकि फॉर्मूले में ये है ही। बेटा क्या बात समझ में आती है? और एल क्रॉस बी की दिशा निकालने का क्या तरीका है? जैसे वी क्रॉस बी निकालते थे, ऐसे समझो कि ए क्रॉस बी एक तरह से, तो ए क्रॉस बी की दिशा निकालने के लिए ए की तरफ हाथ को रखते हैं और बी की तरफ उंगलियां घुमाते हैं, तो अंगूठा ए क्रॉस बी बताता है। यहां चाहिए एल क्रॉस बी, तो देखो एल को कहां मानेंगे? धारा की दिशा में। एल की तरफ हाथ को रखा, उंगलियां कहां जाएंगी? अंदर, क्योंकि बी अंदर है। उंगली अंदर जाएंगी तो क्या अंगूठा लेफ्ट में आ जाएगा? दिख भी रहा है वहीं पे ही आ रहा है। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? ठीक है। तो अगर मान लो इन एग्जांपल्स की बात करते हैं, मान लो ऐसा हमने कुछ कुछ एग्जांपल ले लिया, ठीक है, ध्यान से सुनो। बी अपने को अंदर दे रखा है, सब पे बल की दिशा निकालनी थी, तो धारा की तरफ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे तो कहां जाएगा? लेफ्ट। यानी इसके ऊपर जो बल आना चाहिए क्या लेफ्ट में आएगा? इस पे बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना। सीधे हाथ को कहां रखेंगे? धारा की दिशा में, ठीक। और बी अंदर है तो अंदर उंगलियां घुमाएंगे तो कहां जाएगा? नीचे। और ऑफ कोर्स हमेशा बल लंबाई के क्या आता है? लंबवत। इधर देखते हैं तो आई की तरफ हाथ रखें, बी की तरफ घुमाएंगे इस तरफ, जैसे अपन आवेश पे निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही निकाल रहे। कोई डाउट इसके अंदर? श्योर? वहां पे आपने ध्यान दिया होगा तो चुंबकीय बल वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत हुआ करता था। यहां पर भी देखेंगे तो चुंबकीय बल जो एल है यानी लंबाई, यानी कि धारा, ठीक, धारा की दिशा में ही लंबाई होती है, तो लंबाई और क्षेत्र दोनों के ही क्या होगा? लंबवत। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो एक बार के लिए इतना लिखो जरा, एक बार के लिए इतना लिखो, फिर अपन एक दो पॉइंट्स भी लिखते हैं इसमें।
ठीक है, एक बार ये पूरा कॉपी करो जरा, सारे पॉइंटर कॉपी करो, वो एग्जांपल्स लिखो, फिर उसके बाद अपन नोट लिखेंगे 2-3 ना, पहले इतना लिखो। ठीक है, आगे देखो जरा, इसके बाद नोट्स करके लिखना बेटा, नोट करके लिखो। देखो नोट के अंदर एक बार देखना जरा, बेटा एक बार प्लीज देखो जरा इधर। अगर कभी ऐसा हुआ कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा एंगल पे धारा जा ही रही है इसके अंदर इस तरह से, एल लंबाई है, और पूछा जाए कि फोर्स की बात है, तो यहां पर अगर इस पर्टिकुलर केस में देखेंगे तो बी के 2 कंपोनेंट ले सकते हैं अपन। बी के जो 2 कंपोनेंट आएंगे, एक घटक धारा की दिशा में और एक घटक उसके लंबवत। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये आएगा बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अपने को पता है कि ये बी कॉस थीटा और आई एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच के कोण 0 ही रहेगा, तो क्या ये एक दूसरे पे बल लगा सकते हैं? बल का फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा, जहां पे थीटा बी और आई के बीच की का एंगल था। तो यहाँ तो बी कॉस थीटा आई समांतर ही हो गए, तो ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, केवल किसके कारण आएगा? इसके कारण। अब वापस से आई क्रॉस बी जब लगाएंगे, ध्यान से देखना, आई की तरफ हाथ को रखेंगे, बी इस तरफ है तो उंगलियां इधर घुमाएंगे, अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो यानी कि इसके ऊपर अंदर की तरफ एक बल लगेगा Fm, जिसका मान आएगा आई एल और बी की जगह बी साइन थीटा। क्या बात समझ में आती है बेटा? कोई भी डाउट? अगर मान लो इसी की जगह ऐसा हो जाता कि जो भी अपने पास धारा आती और जो चुंबकीय क्षेत्र होता वो दोनों समांतर हो जाते पूरे पूरे, ये बी होता और ये धारा होती, तो ऐसे केस के अंदर Fm का वैल्यू कितना आता? 0। समझ गए? तो लंबवत है तो IL भी आ जाएगा, अगर लंबवत की जगह समांतर है तो 0 आ जाएगा, और एंगल पे हुआ तो मैं बी के 2 घटक ले लूंगा, जो भी एल के लंबवत होगा उसको अपन बल में काम कर लेंगे। कोई डाउट? ये दोनों पॉइंट लिखो, फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या मैं एक काम करूं क्या? रुको, ये नोट तो लिख ही लिया ना तुमने? एक बार रुको, मैं पूरा समझा देता हूं बेटा, 1 मिनट, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, उसको और देखना, फिर एक साथ लिखना। देखो ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट बेटा सुनना प्लीज। मान लो कोई ऐसे रैंडम शेप की तार हो गई जिसकी कोई फिक्स आकृति नहीं है, ठीक, आई धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हमारे पास कितना है? बी, ठीक। अब ये पॉइंट हमारा मान लो ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और हमसे बोला गया इस पे बल बताओ, करेक्ट। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ये पूरा हटा के इसकी जगह सीधे सीधे ए को बी से ज्वाइन कर दो। ऐसा करने पे अपने को कोई एक अलग तार आ गई, ठीक है, जिसकी लंबाई किसके बराबर आ गई? जिसकी लंबाई हमारे को आई ए बी के बराबर आ गई। इसे बोले जाता है तुल्य लंबाई। मतलब मुझे यदि इसकी लंबाई पूछेगा तो मैं बोलूंगा ये होगा एल इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब तुल्य लंबाई। कोई बोले कि तुल्य लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है? भाई आप क्या करो, तार के जो दोनों सिरे हैं इनको एक सीधी रेखा से जोड़ दो, तो ऐसा करने पे एक तार मिलेगी, उस तार की लंबाई क्या होगी? तुल्य लंबाई। हम ये कह सकते हैं कि ये तार इस तार के बराबर है। यानी जब अपने को सीधी तार ना मिले, भाई आई एल बी तो सीधी तार के लिए था, अगर कोई अपने को रैंडम शेप की आकृति मिले तो आप सबसे पहले उसकी तुल्य लंबाई ज्ञात कर लो, और फिर तुल्य लंबाई लिखने के बाद इस पे जो बल आएगा, देखो दिशा आई इधर जा रहा है, इसे भी आई की तरफ रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, बल इधर आएगा, तो बल का जो दिशा आनी चाहिए
वो इस तरफ आनी चाहिए, और ये जो बल का परिणाम आएगा ना, ये आएगा आई एल इफेक्टिव इंटू कितना बी। क्या बात समझ में आती है? मतलब हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर दिशा तो अपन निकाल ही लेंगे, और जो उसका परिमाण आएगा उसमें एल की जगह क्या लिख दो, एल इफेक्टिव या तुल्य लंबाई। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? मतलब अगर अपने पास किसी भी रैंडम शिप की आकृति की तार हो तो अपन उस पे बल निकालने के लिए उस तार को तो हटा दें, और उसके जो दो सिरे हैं उसको एक सीधी रेखा से अपन ज्वाइन कर दें। ऐसे करने से जो तार आएगी उसकी लंबाई निकाल लें, फिर अपन आई इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आप एक बार पहले 2 पॉइंट लिखो, मैं तीसरे की लैंग्वेज लिखवा दूंगा आपको। फटाफट से लिखना पहले 2 पॉइंट ना। पहले 2 लिख लिए? पहले 2 लिख लिए सबने? अब थर्ड पॉइंट की लैंग्वेज लिखो। बेटा लास्ट बार पूछो, पहले 2 के लिए किसी के लिए रुकना है? ठीक है, थर्ड पॉइंट की लैंग्वेज में लिखना, किसी रैंडम आकृति की, किसी रैंडम आकृति की किसी रैंडम आकृति की धारावाही पर चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए, किसी रैंडम आकृति की धारावाही पर चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए चुंबकीय बल ज्ञात करने के लिए तुल्य लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। तुल्य लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। तुल्य लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तुल्य लंबाई का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगली लाइन में बुलेट पॉइंट बना के लिखो। लिखना, तार के दोनों सिरों को, तार के दोनों सिरों को सीधी रेखा से जोड़ने पर, तार के दोनों सिरों को सीधी रेखा से जोड़ने पर जो लंबाई आएगी उसे तुल्य लंबाई कहा जाएगा। पर जो लंबाई आएगी उसे तुल्य लंबाई कहा जाएगा। जो लंबाई आएगी उसे तुल्य लंबाई कहा जाएगा। क्या बात समझ में आती है? एक छोटा सा पॉइंट समझना, उससे काफी काम का पॉइंट है। चौथे नंबर में लिख भी सकते हैं, ध्यान से सुनना। यदि हमारे पास मान लो कोई एक बंद लूप होता, ध्यान देना अच्छे से, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। यदि कोई बंद लूप होता और इसको क्षेत्र में रखा जाता, तो बंद लूप का तो प्रारंभिक और अंतिम सिरा एक ही होगा, तो उसकी तुल्य लंबाई हमेशा कितनी आएगी? तो उसके ऊपर नेट बल हमेशा क्या आएगा?
समझ में आती है बात? यानी कि यहां पर अगर अपन बात करें तो एफ एम बराबर क्या था, 0, बिकॉज क्योंकि एल इफेक्टिव इसके अंदर क्या आती, 0। क्या बात समझ में आती है? इसको देखो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, उसमें एक शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि बंद धारावाही लूप को नियत, अगर ये शब्द नियत नहीं लिखा गया तो आपकी कहानी, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो नियत होना जरूरी है कि बंद धारावाही लूप को नियत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एफ नेट कितना आता है, 0। समझ गए? लेकिन ये सिर्फ तब है जब नियत चुंबकीय क्षेत्र हो। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। कई बार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बोलेगा कि एक बंद धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें एफ नेट 0 होता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नियत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है बात? इसका डायग्राम बना लो थर्ड वाले का और 4th पॉइंट लिख लो। इतना लिखो, फिर अब अपन इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो जरा ध्यान दो सब लोग, है ना? कोशिश करो ध्यान देने की, कोशिश कर सकते हो तुम। ये पहला सवाल है, हमको इसमें बोला गया है कि हमको चुंबकीय बल ज्ञात करना है ना, जब एक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। हमने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, सबसे पहले इस पूरे को ऐसे सोचते हैं कि एक रैंडम आकृति की तार है, और रैंडम आकृति की तारों के लिए हमें सहूलियत इस बात की मिल जाती है कि आप सीधे दोनों सिरों को एक सीधी रेखा से जोड़ दो, और उस पे जो बल लगेगा वो इतना इस तार पे बल लगेगा। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं, यानी अब इसको तो छोड़ देते और इसको देख लेते। इसके हिसाब से आई के तरफ हाथ रखा, बी अंदर है, उंगली अंदर घुमाई, लेफ्ट पे क्या बल आ जाएगा अपने पास। कोई पूछे कि भाई एफ एम का परिमाण कितना है, तो हम बोलेंगे आई, और कितनी लंबाई है, एल इंटू बी। आसान है। इसके अंदर भी हम वही कहानी करेंगे, इसके अंदर भी वही कहानी करेंगे। तो तुल्य लंबाई की यदि बात करें यहां पर, तो क्या √2r आ जाएगा। यहां तुल्य लंबाई की बात की जाए तो √2l आ जाएगा। इधर भी लिख ही देते हैं भले ही, तुल्य लंबाई बराबर 3l। अब दिशा आई की तरफ रखा, बी की तरफ घुमाया, इस तरफ आएगा, तो ये एफ एम आ जाएगा आई √2r बी। ऐसे ही आएगा बेटा, एफ एम बराबर आई √2l बी। इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट? और बंद लूप होता तो सीधे 0 कर ही देते। ये सबसे आसान सवाल हो गए। अब इसका उपयोग और कैसे किया जा सकता है, जैसे बोला कि हमारे को रस्सी में तनाव ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में इसमें हुआ क्या है, एक अर्धवृत्त लिया गया आई कॉमा आर का, आई इसमें धारा है, आर इसमें त्रिज्या है, और उसे बी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया। फिर इसके दोनों सिरों को 2 रस्सियों से बांध दिया गया। इन रस्सियों में कुछ ना कुछ तनाव उत्पन्न होगा, टी और टी, वो अपने को बताना है। दिमाग में आ सकता है कि सर रस्सियों में तनाव क्यों उत्पन्न हुआ। एक तरीके से इस अर्धवृत्त लूप पे क्या बल लगेगा, चुंबकीय बल, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इधर से बांध दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, तनाव। ये टी बताना था। हमने कहा था कि काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पूरे की जगह क्या तुल्य लंबाई ले लूं मैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है इसको तो बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो हमने तुल्य लंबाई ले ली, और तुल्य लंबाई हमारे पास कितनी है, 2r। कोई डाउट तो नहीं? तो आई धारा है और 2r इसकी लंबाई है। आई क्रॉस बी, क्या बल ऊपर की तरफ लगेगा, चुंबकीय बल। क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय बल 2t के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा अर्धवृत्त साम्य स्थिति में रहना चाहिए। ऊपर की ओर एफ एम, नीचे कितना, टी और टी, 2t। एफ एम का फॉर्मूला आई इंटू 2r इंटू बी बराबर 2t। यहां से t का मान क्या आ गया, IRB। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर याद भी रखना है।
ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि अपन ने एक वृत्तीय लूप रखा और कह रहा है इसके अंदर कितना तनाव उत्पन्न होगा। नेट बल नहीं पूछा, क्योंकि नेट बल तो हमें पता ही है कि शून्य होना चाहिए, करेक्ट। तनाव उत्पन्न होगा, पहली बार तो सवाल तनाव उत्पन्न होगा क्यों, समझाता हूं। ये बी है, मैं कह रहा हूं मैं इस दिशा पे ध्यान देता हूं, इस बिंदु पे आई क्रॉस बी, क्या बल इधर लगेगा? सबका दिमाग इस चीज को समझ पा रहा है? इधर धारा कहां जा रही है? नीचे, नीचे जा रही है, तो आई क्रॉस बी, क्या इधर बल लगेगा? इतने में ही समझ में आ गया होगा कि खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही खाली यहां देखोगे, एक सेकेंड, इसमें यही लिखा हुआ है कि वृत्तीय लूप को नियत सूत्र में रखने पर कितना तनाव उत्पन्न होगा। इधर जाएगा धारा घूम के और इधर भी आएगा, आई की तरफ रखा, बी की तरफ घुमाया, बल कहां लगा? आई की तरफ रख के देखेंगे तो कहां आएगा? क्या ये चारों तरफ से खींचना चाह रही है क्या? जब ये खींचना चाह रही है तो अंदर तनाव आएगा कि नहीं आएगा रस्सी में? उस तनाव की बात हो रही है, ठीक है, रस्सी में तनाव, ना कि नेट बल। अब सवाल है कि ये तनाव निकालेंगे कैसे? हमेशा इस तरह के सवाल में क्या किया जाता है, तनाव निकालने के लिए आप इसका, बड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, आप इसका डायग्राम दोबारा बनाओ, बीच से काट दो आधा, तो क्या ये बचेगा क्या? ठीक, इस बिंदु पे तनाव हमेशा बिंदु से दूर जाता है, अरे दिख रहा है, और ये जो है ये हिस्सा, इसके ऊपर बल लगेगा Fm, क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? क्योंकि इसका आधा टुकड़ा भी तो सामने में होगा, यानी क्या हम लिखें Fm बराबर 2t। Fm का मान फिर से कितना? आई आर बी नहीं 2RB, तुल्य लंबाई क्या होगी? व्यास जितनी, यहां से आई आर बी बराबर टी आ गया क्या? यही तो सवाल है, सेम टू सेम, समझिए, पूछने का तरीका अलग है। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का क्लियर है? इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक धारावाही लूप को क्षेत्र में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसकी त्रिज्या बढ़ना चाहेगी कि घटना चाहेगी, क्या होगा? तो ऑफ कोर्स इसके अंदर प्रसार होने की कोशिश करेगा, तो त्रिज्या बढ़नी चाहेगी, और उसमें जो तनाव उत्पन्न होगा वो IRB के बराबर होगा। पूरा कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इतना लिखो, ठीक है। तो देखो जरा ना, एक बार मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्या पॉइंटर्स है, फिर तुम इसको अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना, एक बार समझना। हमें बोला गया है कि भाई 2 पर 1 के कारण बल बताना है, ठीक है। ये दूसरी तार है, ये पहली तार है। पहली तार अनंत लंबाई की है, I1 धारा ले रही है, दूसरी तार लंबाई L है और I2 धारा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो अपने को बल बताना था 2 पे 1 के कारण। 1 पर 2 के कारण पूछता तो भी वही बात होती, बराबर भाई, एक्शन रिएक्शन जैसा है, तो जितना 2 पर 1 लगाएगा उतना 1 पर 2 लगाएगा, ठीक। अभी तक अपने को B अलग से दिया जाता था, फिर अपन ILB लगाते थे, यही होता था। अब की बार अपने को B अलग से नहीं दिया गया, तो हमें क्या दिया जाएगा कि भाई ये जो पहली वाली तार है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इसको चुंबकीय क्षेत्र देना है, क्योंकि जब तक चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा 2 को, उस पर बल लगेगा ही नहीं। तो जो I1 है वो केवल और केवल क्या प्रोवाइड करेगा? चुंबकीय क्षेत्र, जो हम पार्ट 1 में पढ़े थे। तो समझना अच्छे से, यानी कि यदि यहां देखो तो देखो 1 के कारण ऐसे अंगूठा रखिए तो अंदर जाएगा, तो क्या B1 का मान आएगा कि नहीं आएगा? B1 का वैल्यू कितना आएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। याद आ रहा है फॉर्मूला? B पता लग गया। अब इस तार का कोई भी काम नहीं है, इस तार का काम केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड कराना था। क्षेत्र आ गया, I है और L है, क्या सीधे सीधे IL क्रॉस B, बल क्या लेफ्ट में जाएगा, यानी इसके ऊपर बल इधर लगेगा F2 पर। कभी 1 पे पूछते तो उसकी विपरीत दिशा में लगता है। अब हमसे पूछा गया ये F2 का वैल्यू आएगा कितना, तो परिमाण में चाहे आप F2 कह लो चाहे F1 कह लो, दोनों क्या आएंगे? सेम। और फॉर्मूला क्या लगेगा? I2L इंटू कितना? B1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो B1 की वैल्यू रखोगे तो बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में
2πd इंटू कितना l, यानी कभी भी दो समांतर तारे हों जिनमें से एक अनंत हो जाए, ठीक, दोनों अनंत हो तो भी चलेगा, एक अनंत हो तो भी चलेगा, तो l लंबाई की दूसरी तार पे जो बल लगेगा वो लगेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd इंटू कितना लंबाई। क्या बात समझ में आती है? यानी अगर हमसे पूछ लेता कि भाई आप इसकी जगह क्या ये बता सकते हो कि एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो हम बोल देंगे भाई एकांक लंबाई पर यदि बल बोलता तो मैं इसी F को L से भाग दे देता, तो मेरे को निकालना पड़ता F बाय एल। F बाय एल, और ये कितना आता म्यू नॉट I1 I2। बेटा क्या बात समझ में आती है? तो एकांक लंबाई पर बल आ गया, लेकिन ये एकांक लंबाई पर बल किसके लिए है? दो समांतर तारों के लिए। मैं क्लियरली लिख दे रहा हूं, दो समांतर तारों के बीच जिनमें से एक अनंत लंबाई की हो, दोनों हो तो भी चलेगा पर एक तो होनी चाहिए। क्या क्लियर हो गया बेटा? अगर यहां पे दिशा की बात करें, जब तार में धारा की दिशा, ध्यान से ध्यान दो, धारा की दिशा दोनों में क्या है? समान, तो क्या दोनों में आकर्षण हो रहा है? इसी की जगह दिशा अगर अपन विपरीत कर देते तो क्या होता? प्रतिकर्ष। समझ गए बात को? तो हमेशा याद रखना है कि दो समांतर तारों में जब धारा की दिशा समान होती है तो उनके बीच में आकर्षण होता है, और धारा विपरीत होती है तो फिर वो प्रतिकर्षण होता है। कोई डाउट है इसमें? पक्का? एक बार के लिए तुम ना ये क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख के और फिर मैं जो बता रहा हूँ ना प्रतिकर्षण आकर्षण, वो पॉइंट लिख लो, फिर तुम ये अगला सवाल ट्राई करना, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा तुमको। एक बार फटाफट से ये पूरा लिखो, पहले तो तुरंत प्रभाव से लिखो। लिख लिया बेटा? डन? देखो अगला इसके अंदर पॉइंट लिखो,
किसी के लिए रुकना है क्या, पहले वाले के लिए, इतने के लिए? केवल ये लिखना है यहां तक, ठीक है। नोट बना के लिखो। इसके बाद नोट में लिखना, दो समांतर तारों में धारा की दिशा समान हो, दो समांतर तारों या हाँ, दो समांतर तारों में धारा की दिशा समान हो तो उनमें आकर्षण होगा, तो उनमें आकर्षण होगा, तो उनमें आकर्षण होगा। और यदि दिशा विपरीत हो, और यदि दिशा विपरीत हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि दिशा विपरीत हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, और यदि दिशा विपरीत हो तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, लिखना, एग्जाम्पल, यदि परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाए, एग्जाम्पल, यदि परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाए यदि परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाए तो वो सिकुड़ जाएगी, तो वो सिकुड़ जाएगी, तो वो सिकुड़ जाएगी। ब्रैकेट में लिखना, लंबाई घट जाएगी और त्रिज्या बढ़ जाएगी, लंबाई घट जाएगी और त्रिज्या बढ़ जाएगी, लंबाई घट जाएगी और त्रिज्या बढ़ जाएगी। मैं समझाता हूं क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझना। देखें एक बार, बेटा ध्यान दो। जैसे मान लो परिनलिका है, ऐसे घूम रही है धारा, तो अगर आप परिनलिका में इस तरह से देखोगे तो ये सारी तारों में धारा जो है वो समान दिशा में जा रही है, तो समान दिशा में जैसे ही धारा जाएंगी तो क्या करेंगी, आकर्षण, इस कारण वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाएंगी तो लंबाई क्या हो जाएगी, कम। अब कोई चीज सिकड़ेगी तो फिर यहां से क्षेत्रफल बढ़ने की कोशिश करेगा, तो आर क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई डाउट है इसमें? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना के अब ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम, ठीक है। तो परिनलिका का चित्र बनाओ, फिर अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में क्लियरली डायग्राम में दिखा हुआ है कि अनंत लंबाई की तार है और दूसरी तरफ धारावाही वर्गाकार लूप है, तो वर्गाकार लूप पे बताना है कि नेट बल कितना आएगा एक के कारण। ठीक है, देखो जरा, इसमें अगर अपन देखते हैं और बल की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में धारा समान है, F1 इस तरफ कर दो, और इसमें और इस वाली तार में धारा विपरीत दिशा में, F2 इधर कर दे। इधर देखेंगे, देखो इस I के कारण क्षेत्र अंदर की तरफ जाएगा, तो I क्रॉस B, इस वाली तार में देखेंगे तो I की तरफ रख के B की तरफ घुमाएंगे तो ऊपर, और इसीलिए यहां पर नीचे, ये और ये तो कट जाएगा। हमने इसको F1 और F2 अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू L, तो D आता था क्या, D दोनों तारों के बीच की दूरी, यहां दूरी कम है, इन दोनों तार में दूरी ज्यादा है। समझ में आती है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो क्या ये क्लियर हो गया कि F1 जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F2, तो मैं F नेट का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, F1 माइनस F2, और ये किस तरफ आएगा, लेफ्ट की तरफ। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, F1 की वैल्यू देखो कितनी लिखेंगे, म्यू नॉट
आई और आई सेम है तो क्या आई स्क्वायर कर दूं अपॉन 2 पाई डी की जगह ए, करेक्ट, इनटू इसकी लंबाई करनी पड़ेगी। अरे ध्यान है फॉर्मूला, इसकी लंबाई क्या 2a आ जाएगी क्योंकि वर्ग है तो ये 2a दिख रहा है, 3a माइनस ए तो ये भी क्या आएगा 2a, तो इनटू क्या कर देंगे 2a माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर 2a 2 पाई डी की जगह कितना 3a, ये नेट कितना आ जाएगा, ए से तो कट जाएगा तो ये बनेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई, तो ऐसे कैसे, और 2 माइनस 1/3, नहीं 2a बचा ना, अच्छा 2 माइनस 2/3 तो 6 माइनस 2/3 4/3। कोई दिक्कत बेटा, लेफ्ट की तरफ समझ में आती है बात। अगर कभी पूछ ले, पूछा नहीं है वैसे ही बता रहा हूं, कभी बल आघूर्ण पूछ ले तो बल आघूर्ण सीधे सीधे क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि इस वर्गाकार लूप पे देखो तो बल ऐसे लग रहा है तो खींचेगा, घूम तो पाएगा नहीं, घूमने के लिए तो बल अंदर और बाहर लगना चाहिए था। अरे समझते हो भाई, हमारे पास अगर ये लूप दे रखा है और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो क्या ऐसे खींच पे ये बल ज्यादा होगा तो इधर ही तो जाएगा, लेकिन घूमेगा थोड़ी, घूमने के लिए तो बल ऐसे घुमा लगाना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे घूम नहीं रहा, इसलिए बल आघूर्ण नेट कितना आ जाएगा 0। कॉपी कर लो इसको, इतना कर लो, फिर इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिर अपन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लास्ट पार्टी रहेगा इसके बाद।